Hello everyone. Good evening. How are you all? I hope you all are safe and healthy. So, hello Shubham. Hello Anuradha. Okay guys, so today in today's lecture we are going to discuss some important questions related to amino acids and some questions related to carbohydrate जो last two classes में हमने discuss किए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने ऐड किए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अमाइनो एसिड एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट के, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं. गुड इवनिंग शुभम. हेलो हेलो अनुराधा. सो कुछ एक दो मिनट वेट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट. इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ पूछना है तब तक आप लोग पूछ सकते हैं जब तक हम स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स वेट फ्यू मोर मिनट्स. जिसको ज्वाइन करना है कर ले, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन. हैव अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अनुराधा. स्टे सेफ एवरीवन. ओके, सो वी शुड स्टार्ट. Let's wait for one more minute, then we will start for sure. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हो गया हमारा. अपने बारे में बताऊं. ओके अनुराधा, तो मेरा नाम सुरभि है. मैं अभी एक आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट राइट नाउ एट आईआईटी गुवाहाटी, and I have done my masters in biotechnology from KIIT University, that is in Bhubaneswar, and I have qualified CSI and NET in June 2019. I have qualified GATE also in 2019 and 20. And also there is an examination that is JJ Bills. अगर आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, ये जो एग्जामिनेशन है ये एग्जामिनेशन जो है वो TIFR NCBS कंडक्ट करवाता है, और इसके थ्रू आपको जितने भी एग्जामिनेशंस हैं जैसे कि आइजर हो गया, आइजर पुणे, आइजर मोहाली, आइजर भोपाल, इसके साथ साथ आपके जितने भी TIFR के इंस्टीट्यूट्स हो गए, जैसे कि मुंबई से में जो लोकेटेड है, अगर हम बात करें हैदराबाद में भी लोकेटेड है एक TIFR, देन हम बात करें NCBS की, देन हम बात करें INSTEM की. ये जो टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सारे इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको पीएचडी करना है, इन सारे इंस्टीट्यूट से आपको रिसर्च करना है, तो उसके लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होगा. ठीक है, ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है उस एग्जाम, उस पार्टिकुलर इन सारे इंस्टीट्यूट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए ये एक आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई करना होता है. तो ये हो गया आपका जो आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसके थ्रू आप इन सबका इंटरव्यू दे पाएंगे. ठीक है, तो ये हो गया जेजे बिल्स एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि मैंने, ये एग्जाम दिसंबर में होता है, तो दिसंबर 2019 में मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया था. ओके ओके, हेलो पायल. ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से.
अंशुमन है ज्वाइन, हेलो अंशुमन। गोपू गोपू है ज्वाइन, हेलो एवरीवन। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, और जिसको ज्वाइन करना होगा इन बिटवीन ज्वाइन करेगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। And I'm starting the poll now. Happy Independence Day, Ansuman. Happy Independence Day. Good evening. चलो आंसर करो। ये हम टाइट्रेशन कर्व के कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम अमाइनो एसिड के क्वेश्चन खत्म करने के बाद फिर हम कार्बोहाइड्रेट के डिस्कस करेंगे। सो व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? दिस क्वेश्चन सेज the amino acid arginine contains a guanidino R group, and this guanidino R group is a positively charged R group. This has an N group, so it is a positively charged R group and has a pK value of 2.29 and 12.5. ये इसके तीन pKs values हैं. Then the sample of arginine is titrated with, अगर हम इस सॉल्यूशन को, इस अमाइनो एसिड को टाइट्रेट कर रहे हैं pH 1 से लेकर, टाइम ज्यादा चाहिए। ओके ठीक है, मैं अभी नहीं बताऊं आपको। ठीक है, मैं फिर से ये स्टार्ट कर देती हूँ अगेन 30 सेकेंड्स के साथ। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं टाइम 60 सेकेंड्स कर दूंगी। ठीक है, ओके अंशुमन, आंसर पता चल गया था। ठीक है, चलो इस बार आप चीटिंग कर लो, नेक्स्ट टाइम से आपको आंसर नहीं पता चलेगा। चलिए मैं फिर इसको डिस्कस कर देती हूँ। देन विच फॉर्म ऑफ आर्जिनिन विल एग्जिस्ट एट सम पॉइंट? किसी भी एक पॉइंट पे इस चारों कंडीशन में कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, अ फॉर्म इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीप्रोटोनेटेड एंड अमाइनो ग्रुप एंड द गुआनिडिनो ग्रुप बोथ प्रोटोनेटेड। ठीक है, तो अगर आपको इसके टाइट्रेशन कर्व के बारे में पता होगा तो क्या होता है यहाँ पे, अगर हम इन जनरल किसी भी बेसिक अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो उसमें ये हो गया इसका अल्फा अमाइनो ग्रुप एंड दिस इज इट्स अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड इसमें एक आर ग्रुप होता है दैट हैज एन एडिशनल अमाइनो ग्रुप। ठीक है, लेट्स से ये इट कैन बी एनी अमाइनो एसिड दैट इज बेसिक इन नेचर। यहाँ पे आर्जिनिन की केस की हम बात कर रहे हैं जहां पे एक NH3 ग्रुप होगा पॉजिटिव। सो व्हेन द टाइट्रेशन स्टार्ट्स at the first pKa value this H plus will go out and finally जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहता है and these two positive charges are still there. So ये बोल रहा है a form in which the carboxyl group is deprotonated. So यहाँ पे जो फॉर्म है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो deprotonated है and the amine group and the guanidino group are protonated, और ये दोनों जो ग्रुप है वो प्रोटोनेटेड है। तो जो फर्स्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है वो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही होता है। बाकी ऑप्शंस को भी अगर हम देखते कि वो गलत क्यों है, ठीक है, तो देखिए ठीक है, बोल रहा है अ फॉर्म इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप इज प्रोटोनेटेड व्हाइल द अमाइनो एंड द गुआनिडिनो ग्रुप बोथ आर डीप्रोटोनेटेड। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जो फर्स्ट H प्लस का रिमूवल होता है फर्स्ट, वो हमारे COOH ग्रुप से ही होता है। So it can never be a situation where this carboxyl group is protonated and the other two groups are deprotonated, because the first जो हमारा deprotonation होता है वो हमेशा carboxyl group से ही होता है। Why? Because it is the highly acidic group. अगर हम अमाइनो ग्रुप और गुआनिडिनो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंपेयर करें तो इसकी जो एसिडिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो नहीं होगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो वो बोलता है अ फॉर्म इन विच द अमाइनो ग्रुप इज डीप्रोटोनेटेड व्हाइल द कार्बोक्सिल एंड गुआनिडिनो इज प्रोटोनेटेड। सो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो कभी भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में नहीं हो सकता है,
और अमाइनो ग्रुप डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में, बिकॉज फर्स्ट जो डीप्रोटोनेशन होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द कार्बोक्सिल एंड। ओके, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हेलो हिना, गुड इवनिंग। एंड जो फोर्थ ऑप्शन आप देखेंगे वो क्या बोल रहा है, अ फॉर्म इन विच द अमाइनो ग्रुप इज प्रोटोनेटेड। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। वाइल कार्बोक्सिल एंड गुआनिडिनो ग्रुप इज डीप्रोटोनेटेड, ये भी गलत है, बिकॉज फर्स्ट रिमूवल यहां से होता है और जो सेकेंड रिमूवल होता है वो अमाइनो ग्रुप से होता है। सो इट कैन नेवर बी ए सिचुएशन कि गुआनिडिनो ग्रुप जो है वो डीप्रोटोनेटेड हो और अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रोटोनेटेड। ओके, सो ये सारी कंडीशंस कभी भी फुलफिल नहीं होंगी। जिस सिर्फ जो फर्स्ट ऑप्शन है जहां पे बोल रहा है कि कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीप्रोटोनेटेड एंड बोथ द अमाइनो एंड गुआनिडिनो ग्रुप आर प्रोटोनेटेड, सिर्फ यही सही होगा। व्हाई? बिकॉज जो फर्स्ट H+ का रिमूवल होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम COOH ग्रुप। ओके, क्लियर है? Anybody is having any doubt? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ इसके ऑप्शंस अलग होंगे। आपको सेम यही स्टेटमेंट मिलेगा, बस आपके जो ऑप्शंस हो जाएंगे वो अलग होंगे। ठीक है, चलिए मैंने पोल स्टार्ट कर दिया। प्रतीक्षा है ज्वाइन। हेलो प्रतीक्षा। इसका क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सेम है, दैट इज एन अमाइनो एसिड दैट हैज एन गुआनिडिनो R ग्रुप, पॉजिटिवली चार्ज्ड R ग्रुप, इट हैज 3 pK वैल्यूज। सो अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं 1 to 14 pH पे, सो एट pH 2.2, सो दिस pH 2.2 ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस pH 2.2 इंडिकेट द फर्स्ट pK1 वैल्यू। तो जो pKa होती है, pK1 होती है, उस पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, चलिए फिर इसको देखते हैं कैसे होता है ये। कोई बात नहीं, किसी ने नहीं किया और टाइम चाहिए तो आप टाइम लेकर सॉल्व करना है इसको, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे pH 2.2 है, दैट इज इट इज द pK1। एंड pK1 पे क्या होता है, अगर हम जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें किसी भी बेसिक अमाइनो एसिड की, तो उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ठीक है, यहाँ से हम जैसे जैसे pH इंक्रीज करते हैं, हम OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, सो this H plus will start to lose its, this COH ion molecule will start to lose its H plus, and finally हमारे पास जो फॉर्म होता है वो ये फॉर्म होता है। ठीक है, this is the NH3 form। गुड इवनिंग सपना, गुड इवनिंग। हमारे पास ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एट pK1। इसके बाद फिर से अगर हम OH माइनस ऐड करते जाते हैं तो जो हमारे पास फॉर्म आता है वो हो जाता है हमारे पास, दिस इज NH2, दिस इज CO माइनस एंड दिस इज R NH3। मीन्स ये पॉजिटिव रहेगा और ये अपना H प्लस लूज कर देगा, दैट इज अल्फा N ग्रुप लूज करेगा, और ये जो फॉर्म होगा ये होगा हमारा ज्विटर आयनिक फॉर्म। और यहाँ पे जो pK होती है वो pK2 होती है। ठीक है, इसके बाद फिर से जो एक यहाँ से लॉस करेगा वो हमारा pK3 होगा। सो ये 3 pKs की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, और यहाँ पे जो बात कर रहा है pH 2.2 पे, मीन्स इस केस की बात कर रहा है। इस केस में हम देखते हैं ऑल द अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल विल बी इन द फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म। ठीक है, एट pH 2.2 पे सारे अमाइनो एसिड फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज half of the amino acids are converted into this form that has a net charge of -1, so this option is wrong। और अगर second option को हम देखें तो half of the amino acid molecule will be in the fully protonated form, ये सही है ऑप्शन। why? because this is the first form that is in the fully protonated form, और उसके बाद जो second form आता है it has a net charge of -1। so अगर हम इस pKa पॉइंट पे बात करें तो एट द pKa पॉइंट इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ
equivalence जहां पे we have an equimolar concentration of this protonated form and this monoanionic form. So half of the molecules are in fully protonated form and half of the molecule has already lost their H plus from the carboxyl end. So ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेगा इक्विमोलर कंसेंट्रेशन पे. ओके, अगर इनिशियल 1 है तो एट pKa दोनों हाफ और हाफ हो जाएंगे. तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. हाफ ऑफ द अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल विल बी इन द फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म. तो ये सही है. फिर इस ऑप्शन को हम देखें तो ये क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ द अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल विल बी इन द ज्विटर आयनिक फॉर्म. नो, ये ज्विटर आयनिक फॉर्म तो हमारा आफ्टर pK2 आता है. pK1 के टाइम में तो ज्विटर आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड देन द फोर्थ ऑप्शन इज हाफ ऑफ द अमाइनो एसिड विल बी इन द ज्विटर आयनिक फॉर्म. ये भी गलत है, because half of the ions when exist in zwitter ionic form, this is at pH pK2. तो अगर यहाँ ऑप्शन में pH 9.2 बोलता, जो यहाँ pH 2.2 बोल रहा है, तो at that point the answer will be half of the amino acid molecule will be in the zwitter ionic form. ठीक है, तो ये हमारे pH से वेरी करेगा. अगर pH 2.2 है, that is the first point of equivalence. यहाँ पे half amino acid will be in the fully protonated form and the other half will be in the monoanionic form. अगर pH 9 पे हम जाएंगे तो वहां पे जो फॉर्म होगा half will be in the monoanionic form and half will be in the zwitter ionic form. ओके, सो ऐसे ऐसे वेरी करेगा. सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. क्लियर है सबको? किसी को डाउट? सबको समझ में आ रहा है? निधि है ज्वाइन, प्रिया है ज्वाइन. हेलो गाइस, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका भी जो कॉमन स्टेटमेंट है वो हमारे पास सेम है और इसके आपके ऑप्शंस ये हैं और मैंने इसका आंसर पोल स्टार्ट कर दिया है. यहाँ पे pH 14 की बात हो रही है, मींस एट पॉइंट जहाँ पे टाइट्रेशन खत्म हो चुका है. टाइट्रेशन इज ओवर. ओके, एट दिस पॉइंट हमारा जो टाइट्रेशन है pH 14 पे वो खत्म हो चुका है. ठीक है, मींस जितने भी H प्लस हैं वो सारे H प्लस लॉस हो चुके हैं. शिवम यादव है ज्वाइंड. चलिए ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं कैसे. pH 14 पे क्या हो रहा है, इट इज द हाईएस्ट pH जहां पे OH आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, मींस जितने भी H प्लस होंगे, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे हमारे अमाइनो एसिड में वो सारे रिमूव हो गए होंगे. ठीक है, वो सारे प्रोटॉन्स हमारे रिमूव हो गए होंगे. तो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, जो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा फॉर्म होगा. ठीक है, ये हमें बताना है. सो लेट्स सी. ये अगर बात करूं मैं तो मैं इसको इरेज करती हूँ पहले पूरा, फिर बताती हूँ. ठीक है, ये अगर हम बात करें तो दिस इज आवर इनिशियल फॉर्म. दिस इज CH ग्रुप, दिस इज द अल्फा अमाइनो ग्रुप, this is the R group and this is its associated amino group and this is our carboxyl group. So as we have already discussed, first H plus का removal यहाँ से होगा, then we have a form that is NH3 positive. यहाँ पे भी होगा R NH3 positive और यहाँ पे हो जाएगा COO minus. मेरी स्पीड अगर आपको ज्यादा लग रही हो तो आप मुझे बोल देना, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगी, बिकॉज ये सारी चीजें हम ऑलरेडी लास्ट टू क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रही हूँ. ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा कि हमारा सेकेंड H प्लस का रिमूवल होगा फ्रॉम दिस अल्फा N ग्रुप. देन वी हैव अ स्ट्रक्चर. शिवम है ज्वाइन, हर्षिता है ज्वाइन. ओके गाइस, हेलो. and this is the structure. ठीक है, एंड फाइनली एट द, सो अगर हम इसको टर्म करें तो ये pK1 है, ये pK2 है, ये pK3 है. गुड इवनिंग हर्षिता, हेलो शिवम. तो थर्ड इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो H प्लस का लॉस होता है वो यहाँ से होता है.
ठीक है, और फिर जो स्टेट होता है वो हमारा फाइनल ये स्टेट रहता है, ठीक है, COO माइनस एंड यहाँ पे RNH2। सो दिस इज द फाइनल फॉर्म एट pH 14। सो एट दिस फॉर्म हम देखते हैं कि दिस अमाइन ग्रुप, दिस guanidino group, these two are neutral and the only charged group is the carboxyl group। so अब आप ऑप्शन देखो, आपको इजी लगेगा। all the ionizable groups will be charged, बिल्कुल गलत है ये, because these two amine groups are not charged। so ये ऑप्शन गलत। all the guanidino groups will be charged, बिल्कुल नहीं, these two amino group, this is the guanidino group, it is in its neutral form। all the amino groups will be charged, no, this alpha amino group is not charged, so ये ऑप्शन भी गलत हो गया। all the carboxyl group will be charged, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो चार्ज्ड है हमारा, so that's why ऑप्शन डी इज करेक्ट, और बाकी सारे ऑप्शंस हो गए गलत, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट आप पूछ लो। सुभाशीष है ज्वाइन, हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। चलिए, किसी को कोई डाउट है ये क्वेश्चन में? देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी को डाउट है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को डाउट हो बाद में पूछ लेना, ओके ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं कुछ सेकंड के बाद पोल स्टार्ट करूंगी। चलिए, मैंने पोल स्टार्ट कर दिया है। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखिए आप। अ टेट्रापेप्टाइड है, मींस इट हैज 4 अमाइनो एसिड that has 4 pKa values, okay। so how many amino acid in this peptide has ionizable R groups? 4 pKa values हैं, तो वी ऑल नो कि जो 2 pKa वैल्यू होती है वो तो अल्फा अमाइनो ग्रुप और अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होती है, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा pKa है, ओके, 2 एक्स्ट्रा pKa है। so this question says a tetrapeptide means this is amino acid 1, this is amino acid 2, this is amino acid 3, this is amino acid 4। we have 4 amino acids and it has a pKa value of, it has a pi of this and it has 4 pKa values। 4 pKa values means it has 4 ionizable groups। 4 ionizable groups है यहाँ पे, और उसकी जो pH है वो pi जो है वो 3.5 है, मीन्स ये एसिडिक है, ठीक है। तो अगर ये एसिडिक है मीन्स इसके जो भी हमारे इसके जो भी R के साथ फंक्शनल ग्रुप है दैट विल बी एसिडिक इन नेचर। सो इट कैन बी आइदर RCOH और इट कैन बी अ फेनोलिक ग्रुप। तो ये कुछ भी एसिडिक प्रॉपर्टी वाले ग्रुप हो सकते हैं R के साथ एसोसिएटेड, बट यहाँ पे हमको बताना है कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स इन द पेप्टाइड चेन हैज आयोनाइजेबल R ग्रुप्स। सो 4 pKa's की वैल्यूज है एंड वी नो कि 4 pKa's में जो 2 वैल्यूज होती हैं वो एक तो अल्फा NH2 की होती है और एक अल्फा COH की होती है। 2 तो सारे कॉमन होते हैं अमाइनो एसिड्स में और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है। सो आयोनाइजेबल R ग्रुप्स कितने होंगे? 2, ठीक है, क्लियर है। आयोनाइजेबल ग्रुप्स कितने होंगे इफ अ tetrapeptide has 4 pKa's values? This answer will be 2। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ। पोल हैज स्टार्टेड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो सेम है। सुभाशीष
शुभम, सपना, अनुराधा, गुड। चलिए ओके, हम यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। सेम क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम है, 4 pK वैल्यूज है, PI यहाँ पे है। सो विच प्रॉपर्टी दिस पेप्टाइड हैव, ठीक है। हेलो निशा, हाउ आर यू? क्वेश्चंस आपको सारे समझ में आ रहे हैं? कुछ क्वेश्चंस आपको डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क, ठीक है। तो हम इस पार्टिकुलर पेप्टाइड की बात कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पे देखा कि इट हैज अ पीएच ऑफ 3.5, ओके, ठीक है। तो एज दिस पीएच इज एसिडिक, पीएच जो है वो एसिडिक है, सो एट दैट केस दिस पार्टिकुलर टेट्रापेप्टाइड, और ये पार्टिकुलर टेट्रापेप्टाइड में जो अमाइनो एसिड होंगे दैट विल हैव अ आर ग्रुप विथ साइड चेन इनकी जो होगी दैट हैज आयोनाइजेबल ग्रुप्स, और वो भी आयोनाइजेबल ग्रुप्स जो होंगे वो एसिडिक होंगे। सो इट कैन बी अ COH ग्रुप, इट कैन बी अ OH ग्रुप, ठीक है। OH भी हाईली एसिडिक ग्रुप होता है। तो ये दोनों चीजें ही हो सकती है, और भी बहुत सारे एसिडिक ग्रुप के कैटेगरीज होते हैं, बट हम लाइक एज्यूम कर रहे हैं कि ये दोनों होगा, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द चार्ज, ठीक है। तो अगर हम इनिशियली बात कर रहे हैं तो द पेप्टाइड विल हैव अ चार्ज +1 व्हेन फुल्ली प्रोटोनेटेड, ठीक है। फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म में है मींस ऑल इट्स एसिडिक ग्रुप, जितने भी इसके एसिडिक ग्रुप हैं वो जो होंगे वो अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म में जब होंगे तो उनके ऊपर जो चार्ज होती है वो 0 होती है, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें एक अल्फा NH2 भी ग्रुप होगा, एंड दिस अल्फा NH2 when exist in protonated form this will become NH3 positive, okay। So ये बिल्कुल सही ऑप्शन है that the peptide will have a plus charge when fully protonated because only this particular NH3 group has a positive charge and all the acidic group, all the carboxyl group will be present in its neutral form, that is in the COOH form, okay। So this will be the correct option. And talking about other 3 options, अगर हम इसको देखें तो the peptide will have a net -2 charge when fully protonated. This cannot be correct because अगर fully deprotonated form में होता तो as we already know कि इस केस में हमारे पास यहाँ पे 3 carboxyl groups होंगे, 3 acidic groups होंगे। तो when it is present in the fully deprotonated form, it will have a net charge of -3, not -2. सिमिलरली अगर हम ये दोनों ऑप्शन देखें तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। कैसे? दैट दिस पेप्टाइड विल बी क्लीव्ड इनटू 2 डायापेप्टाइड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और इट कैन बी क्लीव्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो कोई भी जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, कोई भी हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड कोई भी है, उस पेप्टाइड बॉन्ड को हम कभी भी किसी बेस या फिर किसी एसिड से हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी नीड एन एंजाइम, एंजाइमेटिक क्लीवेज ही होगा, जिसको हम प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं, जो कि डिफरेंट प्रोटीजेज ही करते हैं। कोई एसिड बेस से हम ट्रीट करेंगे तो उसके बॉन्ड क्लीव नहीं होंगे। निधि, यू आर लेट, ओके, कोई बात नहीं। अब दोबारा से लेक्चर जब खत्म हो जाए लाइव तो आप बचे हुए क्वेश्चन जो हैं आप उसको जाके रिपीट में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ से कंटिन्यू करें, उसके बाद आप रिपीट में देख लेना, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस भी गलत हो गए। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन्स कैन नॉट बी क्लीव्ड और हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और बेस रिएक्शन, ठीक है। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है एंड रेस्ट ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। क्लियर है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट है? चलिए फिर हमारा ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा अमाइनो एसिड सेक्शन से, उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीना हैज ज्वाइंड, रिमी ज्वाइंड, आशिता है ज्वाइंड। हेलो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट जो है इसका सेम है, 4 pK वैल्यूज है, PI इतना है, ठीक है। तो आप इससे एक एक चीज पहले कंक्लूड कीजिए, फिर आप आंसर कीजिए, ठीक है। ट्राई कीजिए सब लोग। इसके बारे में हम ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। मैं कुछ सेकंड बाद पोल स्टार्ट करूंगी, आप लोग तब तक ट्राई कीजिए। 4 pK वैल्यूज है मींस इट हैज 2 additional
आयोनाइजेबल ग्रुप्स आप देखिए, ये जितने भी अमाइनो एसिड हैं इसमें से किसमें किसमें आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं, और अगर होते भी हैं तो किसमें एसिडिक होते हैं, किसमें बेसिक होते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने पोल स्टार्ट किया। ऑप्शन ए बहुत सारे लोगों ने करा है। क्यों आपको ऑप्शन ए क्यों लग रहा है? ओके गाइस, डन। सो देखो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए काफी लोगों ने सही किया। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे दो अमाइनो एसिड हैं दैट हैज नेगेटिव चार्ज, बट आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे ये दो अमाइनो एसिड हैं दैट हैज पॉजिटिव चार्ज। सो अगर इस अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें टोटल आर ग्रुप्स जो हैं दैट आर आयनाइजेबल, दैट इज 4। हिना, यस यू आर राइट, CO इन ग्लूटामिक एंड स्पार्टिक एसिड, ये तो ठीक है, बट आपने ये यहाँ पे नहीं देखा कि यहाँ पे हिस्टिडीन और लाइसिन भी है। सो दिस हिस्टिडीन एंड लाइसिन हैज आर ग्रुप हैविंग NH2 NH3। ठीक है, तो ये भी तो आयनाइजेबल ग्रुप्स होंगे, ये भी दो pK वैल्यूज और देंगे। तो इन टोटल अगर हम इस केस में बात कर ले तो pK वैल्यूज जो होंगी वो 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। आपने फर्स्ट ये एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड को देख के इसको टिक कर दिया, बट आपने हिस्टिडीन और लाइसिन तो देखा ही नहीं, इसलिए ऑप्शंस ध्यान से देखो फिर आंसर करो। ओके हिना, ठीक है। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को देखें तो सेकेंड ऑप्शन में देयर इज दिस अमाइनो एसिड, देयर इज हिस्टिडीन। अगर यहाँ पे आप पहले ही देखो हिस्टिडीन आ गया तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो एसिडिक होने चाहिए अमाइनो एसिड, बिकॉज इसका जो पीआई है वो एसिडिक रेंज में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। इस ऑप्शन की बात करें हम तो ल्यूसीन है, ठीक है, ग्लाइसिन है, ठीक है, स्पार्टिक एसिड है, ये भी ठीक है, ट्रिप्टोफैन है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड है जो कि चार्ज्ड है, बट हमें कितने चाहिए? 2। सो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो दिस इज ल्यूसीन, दिस इज टायरोसिन, दिस इज स्पार्टिक एसिड, दिस इज फेनाइल एडेनिन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक स्पार्टिक एसिड जो है उसमें एक COH ग्रुप है, एंड व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन, तो टायरोसिन का जो R ग्रुप होता है वो होता है CH2, देन दिस इज अ phenyl group and this is a OH group. So this particular OH group has a tendency to go in resonance with this benzene structure. तो इस H प्लस की जो एसिडिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इस पार्टिकुलर R ग्रुप की जो टेंडेंसी होती है टू डोनेट इस H प्लस वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। सो दैट्स व्हाई टायरोसिन का जो R ग्रुप होता है, दिस फिनाइल ग्रुप, मिथाइल फिनाइल ग्रुप, वो हाईली एसिडिक होता है। तो इसमें देखिए एक अस्पार्टिक एसिड हो गया जो एसिडिक है, और एक जो है टायरोसिन जो है वो एसिडिक हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे जो ये दोनों अमाइनो एसिड है स्पार्टिक एंड टायरोसिन, ये दोनों एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? इसमें तो हमारा COOH ग्रुप है, और ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप है वो एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, जो कि रेजोनेंस के थ्रू H प्लस की एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है सबको? ऑप्शन डी करेक्ट है, क्लियर है सबको? गाइस क्लियर करो, सब थम्स अप करो, फिर हम कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, अगर आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो अगर आपको थ्योरी बेस्ड टोटली पढ़ना है तो उसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को पिन किया है कमेंट सेक्शन में। आप जाके वहां से मेरे जो यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक CSI और UGC नेट अनअकैडमी का,
आप वहां पे जाके मेरे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट टाइट्रेशन कर्व ये सारे यूनिट्स को कवर करा दिया है। ओके, चलिए ठीक है, फिर हम कार्बोहाइड्रेट सेक्शन में चलते हैं। ओके गाइस, so this is the first question from the carbohydrate part. क्वेश्चन आप पढ़ लो, फिर मैं पोल स्टार्ट करूंगी। ओके, आई हैव स्टार्टेड द पोल। शुभाशीष, पायल, हिना, गुड, निधि, सपना, वेरी गुड। चलिए फिर डिस्कस करते हैं हम इसको। ओके, सो ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेट चेन ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। ओके, गिवन दैट दे आर नॉन इन देयर नॉन साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, ये कॉन्फिगरेशन। तो अगर आपको ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज की लीनियर चेन की स्ट्रक्चर याद है तो फिर आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। मैं एक बार आपको इसका एक सिंपल सा ट्रिक जो मैं फॉलो करती हूँ याद रखने के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको ये ठीक लगे तो आप इसको याद करो, या फिर आपने जैसे याद कर रखा है वही ट्रिक को आप फॉलो करो। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो हमारे एल्डोज शुगर है। तो फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स है, सिक्स कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन भी फिक्स है, CH2OH। बीच में बचे हमारे 4 कार्बन, इनके कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे याद रखेंगे, इसमें हमें OH और H को प्लेस करना है। ठीक है, तो इसमें आप H और OH को कैसे प्लेस करेंगे, आप एक ट्रिक याद रखिए, ऑल राइट एक्सेप्ट 3। ठीक है, सबको राइट में कीजिए, 1 2 3, दिस इज 3, तो यहाँ पे एक्सेप्ट 3 है तो इसको आप लेफ्ट में कर दीजिए, बाकी आप सबको राइट में कीजिए। फिर जो जो पोजिशंस बच गए वहां पे आप H को प्लेस कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ऑल राइट एक्सेप्ट 3, एक्सेप्ट एट द थर्ड पोजिशन, एक्सेप्ट एट दिस थर्ड कार्बन, all the OH group is placed in the right side and at the third position OH is in the left side। ठीक है, और अगर हम गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर में हम क्या याद रखेंगे, ऑल राइट एक्सेप्ट 3 एंड 4। ओके, ये आप याद रखो। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, first second third and this is our fourth carbon, this is our fifth carbon, यहाँ पे नॉर्मल होगा। सो ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए हमारे किसके, ग्लूकोज के, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा ग्लूकोज का, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा गैलेक्टोज का। इसमें ऑल राइट एक्सेप्ट दिस 3, इसमें ऑल राइट एक्सेप्ट 3 एंड 4। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन देखिए, इन दोनों में क्या रिलेशन है हमें वो बताना है। मीजो कंपाउंड्स, मीजो कंपाउंड्स क्या आते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स दैट आर कंप्लीटली सुपर इम्पोजिबल ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे और ये मिरर इमेज एक दूसरे का सुपर इम्पोजिबल होगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को देख के आपको कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये दोनों मिरर इमेज है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस है। कार्बन 3 और कार्बन 4 के अलॉन्ग जो डिफरेंस है, कार्बन 4 के अलॉन्ग पार्टिकुलरली, बाकी सारी जगह आप देखोगे तो स्ट्रक्चर सेम है, बट एट द कार्बन 4 the alignment of OH is opposite, like in glucose the OH is in the right side but in galactose the OH is in the left side। तो यहाँ पे डिफरेंस है OH की अलाइनमेंट में at the fourth carbon, so it cannot be meso compound। Similarly it cannot be enantiomer, because enantiomers क्या होते हैं, similarly mirror images ही होते हैं, but enantiomers are the mirror images that are non superimposable, but meso compounds are the mirror images that are superimposable। यही डिफरेंस हो गया। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए, बिकॉज यहाँ पे मिरर इमेजेस नहीं है, यहाँ पे फोर्थ कार्बन के लॉन्ग डिफरेंस है। अगर हम बात करें एनोमर की, एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स आर दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टीरियोमर्स दैट हैव डिफरेंस इन देयर कॉन्फ़िगरेशन along the anomeric carbon। Anomeric carbon means carbon 1।
तो यहाँ पे कार्बन 1 में दोनों में ही एल्डिहाइड ग्रुप है, सो ये भी जो होगा ये दोनों सेम है, सो इट कैन नॉट बी एनोमर्स। फोर्थ सेकंड ऑप्शन है हमारा एपिमर्स। एपिमर्स क्या होते हैं? एपिमर्स आर द कंपाउंड और एपिमर्स आर द स्टीरियोमर्स दैट हैव डिफरेंस अलोंग वन कार्बन। इसमें सिर्फ एक कार्बन के अलोंग ही डिफरेंस होता है। सो अगर आप ओवरऑल दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स कार्बन के अलोंग जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। तो ओनली डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन लाइज इन द फोर्थ कार्बन। ठीक है, इसलिए ये जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा एपिमर। क्लियर है सबको? इसका आंसर एपिमर क्यों होगा। और मीजो, एनोमर और इडेंशियोमर क्या होते हैं? इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ कार्बन 4 के अलोंग लाई करता है, बाकी सारे कार्बन के अलोंग जो पोजिशन है एच ओ एच उन सबकी पोजिशन सेम है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एनोमर, दे आर नॉट इनेंशियोमर, दे आर नॉट मीजो कंपाउंड्स, दे आर एपिमर्स। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि अगर हम देखें तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है वो आपस में क्या है? एपिमर। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो ग्लूकोज और मैनोज क्या है आपस में? ये भी एपिमर ही है। इसमें फोर्थ कार्बन के अलोंग डिफरेंस होता है और ग्लूकोज और मैनोज में सेकेंड कार्बन के अलोंग। ठीक है, क्लियर है सबको? गाइस क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। ओके चलिए, इसका ऑप्शन में मार्क कर देती हूँ, इसका ऑप्शन है एपिमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। Which of the following is an enantiomeric pair? Enantiomeric pair क्या होते हैं? Enantiomeric pair are the mirrored images। काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो, ये सबको आता होगा। मिरर इमेजेस होंगे वो enantiomers होंगे। ए ऑप्शंस लोगों ने सही करा है। क्यों? डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। अभी मैंने बताया कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो होंगे वो एपिमर होंगे, बिकॉज इनमें जो डिफरेंस होता है दैट इज ओनली अराउंड अ सिंगल कार्बन, दैट इज कार्बन 2 के अलोंग सिर्फ डिफरेंस होता है। ये मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं, सो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर हमारे पास डी ग्लूकोज एंड डी एल ग्लूकोज हो जाएगा, बिकॉज डी और एल फॉर्म जो होता है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ OH group on the penultimate carbon। ठीक है, penultimate carbon, ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। पेनल्टीमेट कार्बन पे अगर OH राइट साइड में है देन दिस फॉर्म इज डी फॉर्म, एंड अगर L फॉर्म है तो उसमें OH जो है वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? काफी इजी कॉन्सेप्ट है ये, काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ketopentose will have how many number of isomers? Ketopentose, फोकस करो, पेंटोज शुगर है, कीटो है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे? कीटोपेंटोज है मीन्स इट हैज 5 कार्बन इन इट्स चेन, और कीटोज के केस में हमारा जो फर्स्ट कार्बन होता है और जो लास्ट कार्बन होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, सेकेंड वाले की ये होती है। बीच में बच गए हमारे 2 कार्बन जो कि कायरल कार्बन होंगे, और ईच कायरल कार्बन विल गिव हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स? आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन सी को टिक किया है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछ रहे हैं। अगर यहाँ पे टोटल कायरल कार्बन पूछता तो आंसर 2 होता। यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ रहा है तो आंसर होगा हमारा 4। ठीक है, ये जो कार्बन होगा, ये जो कार्बन होगा वो होगा हमारा, ये दोनों कार्बन जो होंगे वो हमारे कायरल कार्बन होंगे।
एंड वी नो एक कायरल कार्बन के अलोंग वी हैव टू स्टीरियो आइसोमर्स, एक डी फॉर्म होता है उसका, एक उसका एल फॉर्म होता है. सो वी कैन हैव अ फॉर्मूला. अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज 2 to the power n, and this n is the number of कायरल कार्बन. सो यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना था पेंटोज के केस में, अगर ये कीटो शुगर है तो 2. So 2 to the power 2 and answer is 4. So this is the right answer. अगर यहाँ पे ये एल्डोज शुगर होता, अगर यहाँ पे एल्डोपेंटोज होता, so in case of एल्डोपेंटोज we have 3 chiral carbon. और इस केस में जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, शुभाशीष लीडर बोर्ड आपको क्यों देखना है? सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सबने सबको जितना आता है उतना आंसर कर रहे हैं, तो आपको लीडर बोर्ड क्यों देखना है? आप अपने परफॉर्मेंस को देखिए. ठीक है, चलिए फिर अगर ये एल्डोपेंटोज होता, यहाँ पे 3 कायरल कार्बन होते तो ये 8 होता. सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शुभाशीष आप भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, चलिए क्लियर है आपको? अगर आपको डाउट है कुछ तो बोल दीजिए, मैं फिर से कुछ क्वेश्चन रिपीट करूं. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए. गाइस एक थम्स अप दे दो. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो 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 चलते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट हैविंग अ कायरल सेंटर इज. कायरल सेंटर क्या होता है? जिसमें चारों ग्रुप्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जैसे कि ये एक कार्बन हो गया, इसमें अगर ए बी सी डी ये चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो दिस पार्टिकुलर कार्बन इज कायरल कार्बन. निधि, पीयूष, निशा, गुड. चलिए, सुभाषिस वेरी गुड. मैं आपको आपका स्कोर बता देती हूँ. बाकी का स्कोर आपको क्यों जानना है? आपने काफी अच्छा स्कोर किया है, आपने अभी तक ऑलमोस्ट 50% स्कोर किया है. और अगर आप ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ के आएंगे तो आई थिंक आप और अच्छा स्कोर करेंगे. तो पहले आप चैप्टर पढ़ के आइए. कहाँ से पढ़ना है? आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए. मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ. या फिर अगर आप ये रिविजन सेशन भी अटेंड कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सब कुछ पता चल ही जाता है. मैं सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी कवर कर देती हूँ. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द ओनली कार्बोहाइड्रेट विच इज नॉट हैविंग अ कायरल सेंटर इज. सो ग्लिसरैल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो इट इज अ 3 कार्बन शुगर दैट इज एल्डोज. तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊं, सॉरी, अगर मैं ग्लिसरैल्डिहाइड का आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो सिंस इट इज एन एल्डोज शुगर, तो इसका जो फर्स्ट कार्बन होगा वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, इसका जो लास्ट कार्बन होगा वो CH2OH ग्रुप होगा, एंड दिस कार्बन इज कायरल कार्बन. तो यहाँ पे कायरल कार्बन होगा. सिमिलरली अगर हम इरिथ्रोज की बात करें, इरिथ्रोज जो है वो कीटोज शुगर है. इरिथ्रोज जो है वो एल्डोज शुगर है. इरिथ्रोज ये भी एल्डोज शुगर है. तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी कायरल सेंटर होगा. अगर हम बात करें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की, अगर हम बात करें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की स्ट्रक्चर की, तो इट इज अ कीटोज शुगर. इट इज अ कीटोज शुगर मींस इट हैज अ कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप. तो कीटोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है? फर्स्ट वी हैव दिस CH2OH एंड लास्ट कार्बन भी CH2OH होता है. एंड ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है. जो सेकेंड होता है उसमें हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है. सो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कार्बन को देखें तो इसमें से कोई भी कार्बन हमारा कायरल कार्बन इसमें से कोई भी नहीं है. तो दैट्स व्हाई डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन डू नॉट हैव अ कायरल सेंटर. बट अगर इरिथ्रोलोज की बात करें, ये भी कीटोज शुगर है, बट ये जो है ये फोर कार्बन है.
तो यहाँ पे इसमें एक एडिशनल 4 कार्बन होगा जिसमें यहाँ OH और H का पोजीशन ऐसे होगा। सो ये कार्बन जो होगा इन केस ऑफ इरिथ्रोलोज ये कायरल हो जाएगा। ओके, सो एल्डोज के केस में हम बात करें तो एल्डोज के केस में ऑल शुगर्स हैव एट लीस्ट 1 कायरल सेंटर। बट अगर हम कीटोज की बात करें तो कीटोज में सिर्फ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर बाकी सब में कायरल कार्बन होते हैं। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ये हमें याद रखना है, दिस इज एन एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Majority of monosaccharide found in human body is in which form? दिस इज तो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको याद है तो आप कर लो, नहीं याद है तो फिर मत करो। शुभम, शुभाशीष, निधि, पायल, वेरी गुड। ठीक है, चलो इसको हम जल्दी से खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज दिस इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। याद करना है आपको विच ऑफ द मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं। तो मोनोसेकेराइड की बात करें तो वो डी और एल फॉर्म में होते हैं, और जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है वो हमारा होता है डी फॉर्म। सो आंसर इज बी। ठीक है, ये आपको याद करना है। एल फॉर्म ज्यादा कॉमन एग्जिस्ट नहीं करता है, डी फॉर्म जो है वो मोस्ट कॉमनली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Positive Benedict test is indicated by the precipitation of a brick red color. आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो हम रिड्यूसिंग शुगर को टेस्ट करने के लिए करते हैं। सो इफ इट इज गिविंग अ ब्रिक रेड कलर, देन व्हाट इज द कंपाउंड दैट इज फॉर्मिंग दिस रेड कलर, ये आपको बताना है। चलिए डिस्कस करते हैं इसको हम। ठीक है, क्या बोल रहा है बेनेडिक्ट टेस्ट। पहले हम रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कंसेप्ट मैं आपको एक बार बता दूं। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होते हैं दैट हैज फ्री एनोमेरिक कार्बन, उसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है, मींस फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ठीक है, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और दिस फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप this can undergo oxidization and can be converted into carboxylic form। अगर ये फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी कार्बोहाइड्रेट में तो देयर आर chances that this might get oxidized into carboxylic acid and this will reduce some another compound। ठीक है, और ड्यू टू दिस रिडक्शन, अगर रिडक्शन हो रहा है देन वी कैन से दैट दिस पार्टिकुलर शुगर और दिस पार्टिकुलर कंपाउंड इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर जो टेस्ट हम करते हैं वेदर दिस कार्बोहाइड्रेट इज रिड्यूसिंग और नॉट, ये हम डिफरेंट टेस्ट से करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो 3 मेजर टेस्ट आ जाते हैं। एक होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट जिसमें हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को यूज करते हैं। सेकेंड हमारे पास होता है फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हम करते हैं। थर्ड होता है हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट। ये तीनों टेस्ट, इन तीनों टेस्ट में क्या क्या कलर, कैसे कलर चेंज होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली हम बेनेडिक्ट टेस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें कि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें कॉपर जो है वो अपने +2 फॉर्म में है, हम अगर ऐड करेंगे रिड्यूसिंग शुगर के साथ, so the aldehydic group in this reducing sugar is converted into carboxylic acid group, and this copper +2 get reduced in the copper +1 form, and this copper +1 form, this copper oxide form will give a red brick color। ठीक है,
ये रेड ब्रिक कलर का एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है एंड दिस इज द फाइनल एंड प्रोडक्ट. सो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ ब्रिक रेड कलर, सो द आंसर विल बी Cu2O. क्लियर है सबको? देख लो एक बार. ऐसे ही फेलिंग सॉल्यूशन में भी जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है, बट द सॉल्वेंट इज सोडियम टार्टरेट, और यहाँ पे भी जो फाइनल कलर मिलता है वो ब्रिक रेड कलर मिलता है. और एक होता है टॉलेंस रिएजेंट आपके पास, जिसमें आप AgNO3 यूज करते हैं, जहाँ पे Ag प्लस फॉर्म में रहता है, और आफ्टर रिड्यूसिंग इनटू Ag0 फॉर्म ये अपने फाइनल मेटेलिक फॉर्म में रिड्यूस होके एक सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ये भी होता है, हम क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू चेक वेदर द शुगर इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग. सो इफ इट इज गिविंग अ सिल्वर मिरर अपीयरेंस, तो जो शुगर होगा वो रिड्यूसिंग होगा. ठीक है, क्लियर है सबको? सो द आंसर हियर इज Ag2Cu2O, कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रोमीन वाटर जो होता है ये भी एज अ रिड्यूसिंग शुगर को चेक करने के लिए एक यूज होता है, जिसमें कि हम ब्रोमीन यूज करते हैं Br2, जिसका कॉन्फ़िगरेशन, जिसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो है वो 0 होता है. सो अगर शुगर है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो दिस विल रिड्यूस दिस Br0 इनटू Br नेगेटिव, और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइड COH में. तो आप यहाँ पे बस चेक कर लो कि किस फॉर्म में Br जो है वो नेगेटिव में है, नेगेटिव आयन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये HBrO3, इसमें Br की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 नहीं है. इसमें अगर देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये भी नहीं होगा. अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे HOBr की बात करें तो यहाँ पे Br की जो स्टेट होगी वो +1 होगी, OH -1 होगा. तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत. दी ओनली करेक्ट ऑप्शन जहाँ पे हमारा HBr है जो कि ब्रेक होगा, तो होगा H पॉजिटिव एंड Br माइनस. सो दिस ब्रोमीन इज इन इट्स रिड्यूस्ड स्टेट. सो ब्रोमीन वाटर जो टेस्ट होता है, जो कि एल्डोजिस को ऑक्सीडाइज करता है इनटू एल्डोनिक एसिड, एंड दिस ब्रोमीन वाटर इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड इनटू Br नेगेटिव फॉर्म. ठीक है, क्लियर है गाइस? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following statement about deoxyribose sugar is correct? Deoxyribose sugar क्या होता है? Okay, let me start the poll answer. ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ हिंट्स देते रहती हूँ. डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होता है? ये एक राइबोज शुगर ही होता है. मीन्स इट विल हैव 5 कार्बन चेन. ठीक है, तो अगर ये 5 कार्बन चेन अपने साइक्लिक फॉर्म में जाएगा तो कौन सी चीजें पॉसिबल है? चलिए डिस्कस करते हैं इसको. ओके, इट कैन एग्जिस्ट इन 2 फ्यूरेनोज एनोमर्स. फ्यूरेनोज एनोमर्स क्या होते हैं? फ्यूरेनोज, द एनोमेरिक फॉर्म दैट हैज 5 मेंबर्ड रिंग, जो 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करेंगे वो फ्यूरेनोज होंगे. पायरेनोज क्या होंगे? जो 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करेंगे वो पायरेनोज होंगे. सो अगर यहाँ पे आप, मैं सिंपली आपको राइबोज के स्ट्रक्चर से ही बता देती हूँ. डिफरेंस बस यही होता है कि डीऑक्सीराइबोज में सेकेंड पोजिशन पे ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर. देखिए अगर जो रिंग का फॉर्मेशन विद दिस पेनल्टीमेट कार्बन, इस कार्बन से रिंग का फॉर्मेशन होगा यहाँ से यहाँ, तो देन वी विल हैव अ रिंग 1 2 3 4 5 कार्बन, देन वी विल हैव अ 5 कार्बन रिंग. But there are, in some cases, there are chances that this sixth carbon will go and form a cyclic structure with this
aldehydic end, and then the ring will be of 6 carbon. ठीक है, तो we can have a ring structure of 5 carbon जिसमें हमारा penultimate carbon involve होगा, and we can have a ring of 6 carbon जिसमें हमारा last 6th carbon जो है OH group जो है वो involve होगा. So both the 5 carbon and 6 carbon ring structure can be possible for a ribose sugar. ठीक है, तो it can exist as 2 furanase anomers, सही है. It can exist as 2 pyranose anomers, ये भी सही है. अगर आप थर्ड ऑप्शन देखें तो ये क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ इट विथ NaBH4, ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, गिव्स एन ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट. ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है उसको रोटेट नहीं करते हैं, मींस उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता है. इन शॉर्ट अगर हम बोले तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है मींस इट डजंट हैव अ कायरल कार्बन. बट हम अगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करें जहाँ पे इसमें H हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास 2 कायरल कार्बन है. दिस सेकेंड कार्बन इज नॉट कायरल इन दिस डीऑक्सीराइबोज शुगर because यहाँ से एक OH रिमूव हो गया है, but we have another 2 chiral carbon remaining. That's why it is not an optically inactive compound. So ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत. तो the correct option is A and B. Clear? Everybody? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. During the process of mutarotation, म्यूटारोटेशन के प्रोसेस में, म्यूटारोटेशन का डेफिनेशन ही क्या होता है, दैट इन द केस ऑफ म्यूटारोटेशन, लाइक अगर हम देखें तो अल्फा फॉर्म जो है वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, और ये इन लाइक रिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, change in optical activity observed, like mute. शुभम सॉरी मैं पोल लगाना भूल गई. चलिए कोई बात नहीं, मैं ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ म्यूटारोटेशन देयर इज चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व. ओके, ये इसका डेफिनेशन ही होता है. अगर आप बाकी ऑप्शन को देखें तो वो क्या बोलते हैं, चेंज इन एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज अकर. चेंज इन एनोमेरिक कार्बन तो कभी भी नहीं होता है. एनोमेरिक कार्बन जो है वो हमेशा एल्डोज के केस में फर्स्ट होगा और कीटोज के केस में सेकंड कार्बन जो होगा वो एनोमेरिक कार्बन होगा. सो द एनोमेरिक कार्बन कभी भी नहीं चेंज होगा. ठीक है, उसके अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदलता है, उसके अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है. एनोमेरिक कार्बन कभी भी चेंज नहीं होता है. थर्ड ऑप्शन क्या है कि अल्फा ग्लूकोज टर्न्स इनटू बीटा ग्लूकोज बट नॉट रिवर्स. बिल्कुल गलत है. ये अल्फा टू बीटा, बीटा टू अल्फा, ये इंटरकन्वर्सन हमेशा ही होता है. और ये बोल रहे हैं नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. इन केस ऑफ म्यूटारोटेशन जो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज इज ऑब्जर्व, बट उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता है. लाइक अगर वो पॉजिटिवली डायरेक्शन में लाइक वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, देन आफ्टर म्यूटारोटेशन इसकी जो, अगर हम बात करें कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, वो चेंज हो जाएगा बट इसका साइन चेंज नहीं होगा. ओके, सो दिस इज अबाउट म्यूटारोटेशन. ये इस म्यूटारोटेशन का डेफिनेशन ही होता है दैट इट इज द चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी. ओके, 2 फॉर्म अपने में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं एंड देन दे विल गो म्यूटारोटेशन. लाइक अल्फा फॉर्म जो होगा वो चेन फॉर्म में जाएगा, लीनियर चेन, देन चेन फॉर्म, फिर बीटा में जाएगा, और ये हो गया हमारा म्यूटारोटेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा, म्यूटारोटेशन से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन. स्टार्ट. सॉरी फोन स्टार्ट करना भूल गई मैं. A student observed D-galactose in acid. ठीक है, डी ऑप्शन काफी लोगों ने सही किया है. गुड, शुभम, शुभाशीष, निधि.
म्यूटा रोटेशन हो रहा है। म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, वन फॉर्म अपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लाइक अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे आपको एक ही ऑप्शन में यहाँ अल्फा बीटा दिख रहा है, तो इसमें तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे आंसर कर सकते हो। बट फिर भी काफी लोगों ने ए आंसर को टिक किया है, उनको मैं एक बार समझा दूं जल्दी में। आप क्वेश्चन पढ़िए। डी गैलेक्टोज को डिसॉल्व कर रहे हैं एसिड में इन अ सील ट्यूब। सील ट्यूब को कंसंट्रेट कीजिए एंड देन इट इज मॉनिटर्ड, इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मॉनिटर्ड यूजिंग अ पोलैरिमीटर ओवर टाइम। सो विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स इट? ठीक है, यहाँ पे देखिए, द पोर्शन ऑफ डी गैलेक्टोज वाज कन्वर्टेड इनटू डी फ्रक्टोज। डी गैलेक्टोज जो कि एक एल्डोज शुगर है, वो कभी भी अपने फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एल्डोज कभी कीटोज में कैसे कन्वर्ट होगा? सो इट कैन नेवर बी अ पॉसिबिलिटी। सेकेंड ऑप्शन जो बोल रहा है, पोर्शन ऑफ डी ग्लूकोज हैज बीन हाइड्रोलाइज्ड इनटू टू स्मॉलर ग्रुप्स। गैलेक्टोज हाइड्रोलाइज कब होगा? जब हम कोई ऐसा एजेंट डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज क्या है? वो तो मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड तो कभी हम उसका हाइड्रोलिसिस कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज इन इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर्म में है ये अपने। सो मोनोसेकेराइड को हम फर्दर ब्रेक कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो फिर ये हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। सो टू सिंपल सुगर यूनिट्स में ये कभी ब्रेक नहीं होगा। सो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। सी जो है वो बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डी गैलेक्टोज इवोपरेटेड विथ टाइम। यहाँ पे सील्ड ट्यूब की बात हो रही है, तो इवेपोरेशन तो हो ही नहीं सकता है, सील्ड ट्यूब है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी जो बोल रहा है वो बोल रहा है अल्फा डी गैलेक्टोज इज बीइंग कन्वर्टेड इज फॉर्मिंग एन इक्विलिब्रियम विद बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। अगर हम यहाँ पे एलिमिनेशन करें सिंपली सारे ऑप्शंस का, तो हमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन गलत दिखेगा, एक ही ऑप्शन सही दिखेगा, बाकी तीनों गलत दिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन और बचे हैं, हम जल्दी उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका तो मैं होल्ड नहीं कर सकती अरेंज। आप अपने आंसर्स अगर लिख दें कमेंट सेक्शन में, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो, नहीं तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन द ऑप्टिकल एक्टिविटी एट अ गिवन पॉइंट इज 100। ठीक है, नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है? 100 डिग्री है। मैं कुछ हिंट देती हूँ, आप लोग ट्राई करते रहो। और यहाँ पे अल्फा एनोमर की दे रखी है 112.2 डिग्री, बीटा एनोमर की दे रखी है 18.7 डिग्री। ठीक है, फिर अल्फा और बीटा एनोमर का आपको परसेंटेज निकालना है। नेट एब्सोल्यूट रोटेशन जो है वो 100 है। ठीक है, तो आप इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? आप लोग ट्राई कर रहे हो या मैं वेट करूं, या मैं सॉल्व करा दूं? कमेंट कर दो, ट्राई कर रहे हो? 57%। शुभशीष 20 अराउंड। अराउंड क्या होता है शुभम? यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तो आप अराउंड कैसे बोल रहे हो? आपके पास एक एग्जैक्ट आंसर आया होगा। चलो ट्राई कर लिया, मैं बता दूं। चलिए ठीक है, ट्राई कर लिया सब लोगों ने। क्या और कोई ट्राई कर रहा है? मैं वेट करूं गाइस? ठीक है, सॉल्व करा दूं। ओके, चलो ये हो गया हमारा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म की जो नेट स्पेसिफिक रोटेशन है वो हमारे पास दे रखी है। 100% जो है वो नेट रोटेशन हो रहा है। तो लेट्स अज्यूम दैट वन सेकेंड, लेट मी इरेज दिस ऑल। ओके, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम अल्फा का जो परसेंटेज है वो x है, देन बीटा का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स, बिकॉज नेट जो है कोई भी वो 1 होगा या 100 होगा। तो यहाँ पे अगर हम 100 लेके चले तो अल्फा अगर x है तो बीटा फॉर्म जो है वो कितना एग्जिस्ट करेगा? 100 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन जो बोल रहा है दैट इज 100 मीन्स जो 100 रोटेशन है दैट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय दिस अल्फा फॉर्म एज वेल एज दिस बीटा फॉर्म। ठीक है,
तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा जो x है, दिस x इनटू हमारे पास इसका एंगल कितना है, x बाई 100 इंटू इसका एंगल है हमारे पास 112.2 प्लस b का परसेंटेज कितना है 100 माइनस x इंटू 18.7, ठीक है, एंड दिस विल ऑल इक्वल टू 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको एक जल्दी से सॉल्व करा देती हूँ। ये हो गया आपके पास यहाँ पे 1.12x प्लस 18.7 माइनस 0.187x दैट इज इक्वल टू 100, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इसको इधर भेज देंगे और इस 1.12x से 0.178 को अगर आप माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आएगा 0.933x इक्वल टू 81.3। अगर आप 100 में से 18.7 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 81.3। देन फाइनली यहाँ से आप x को कैलकुलेट कर सकते हैं, 81.3 डिवाइडेड बाय 0.933, और जो आंसर होगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा 87.1%, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है गाइस? जो नेट रोटेशन होगा वो अल्फा और बीटा का सम होगा। अगर अल्फा का परसेंटेज x है, बीटा का 100 माइनस x हो जाएगा। देन हम इसको इस फॉर्मूले में डालेंगे, दैट इज x% ऑफ 112 प्लस 100 माइनस x% ऑफ 18.7 दैट विल बी इक्वल टू 100। फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है गाइस? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 87.1%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल है। What should be the net optical rotation of a solution with 20% of its glucose hydrolyzed into glucose and fructose during the process of sugar conversion? ठीक है, आपको नेट ऑप्टिकल रोटेशन बतानी है एक सॉल्यूशन की जिसमें 20% सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। ट्राई कर रहे हो सब? ट्राई करो। कौन कौन ट्राई कर रहा है? मैं 1 मिनट वेट करूंगी, ट्राई करो। ये सारे टॉपिक्स के थ्योरी क्लासेस अगर गाइज आपको करने हैं तो आप, मैंने यूट्यूब लिंक अपना पिन किया है, वहाँ पे मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आज के लेक्चर में मैंने 5:30 से मेरी डेली वहाँ पे क्लास होती है। आज के लेक्चर में मैंने रामाचंद्रन प्लॉट कवर किया, तो आप वहाँ पे जाके मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। और फिर मेरे लाइव क्लासेस आप अटेंड करना है तो आप 5:30 से मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। कल की क्लास में मैं 5:30 में यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराऊंगी कार्बोहाइड्रेट से, और उसका क्विक रिविजन भी दूंगी। तो आप अगर कार्बोहाइड्रेट पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा देती हूँ, ठीक है। किसी ने किया नहीं? किसी ने ट्राई नहीं किया? किसी का कुछ आंसर नहीं आया? नॉट गेटिंग पायल? ओके, चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमको नेट ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट करना है। मींस द नेट ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा वो डिपेंड करेगा सुक्रोज के परसेंटेज पे, ग्लूकोज के परसेंटेज पे और फ्रक्टोज के परसेंटेज पे, तीनों पे ही डिपेंड करेगा। और यहाँ पे वी हैव 20% सुक्रोज getting converted into 20% ग्लूकोज प्लस 20% फ्रक्टोज, ठीक है। आपको पता होगा सुक्रोज जो होता है वो एक डाइसैकेराइड होता है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मोनोमेरिक यूनिट से बनता है। इनके बीच में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के थ्रू ये स्ट्रक्चर बनती है डाइसैकेराइड की, वो होती है सुक्रोज की।
तो 20% सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जा रहा है. सो इन द सॉल्यूशन वो वी हैव 80% सुक्रोज, ठीक है, प्लस वी हैव 20% ग्लूकोज, प्लस वी हैव 20% फ्रक्टोज. और फिर ये सारे परसेंटेज के अलोंग हमें ऑप्टिकल रोटेशंस दिए हुए हैं. तो फिर सिंपली हम इन सब का सम कर लेंगे. कैसे करेंगे? 80% ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन कितना है? 66.7, ठीक है, 66.7 प्लस 20% ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना है नेट रोटेशन? 52.7 प्लस 20% ऑफ फ्रक्टोज का कितना है? 92.0 विथ अ नेगेटिव साइन. आपको ये साइन ध्यान रखना होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है. तो अगर आप इसका, मैं एक और स्लाइड ऐड कर देती हूँ, सॉरी, ठीक है. तो इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करें, ठीक है, तो वो हो जाएगा 0.2 इंटू 52.7 माइनस 0.2 इंटू 92 प्लस 0.8 इंटू 66.7. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. 10.54 माइनस 18.4 प्लस 53.36. तो ओवरऑल हमारा आ जाएगा 63.9 माइनस 18.4. So the answer will be 45.5 डिग्री. This is the net optical rotation. ठीक है, मैं आपको पीछे जाके दिखाती हूँ. So the net optical rotation will be 45.5 डिग्री. सबको समझ में आया कैसे हुआ ये? चलिए फिर, किसी को डाउट है कुछ तो पूछो. कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अगर कल की क्लास मेरी 9 PM पे होगी, 8 PM पे नहीं होगी. और अगर आपको मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स जाननी है तो आप मुझे फॉलो कर लो जाकर अनअकैडमी पे. तो आपको क्लासेस की टाइमिंग, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे. कल की क्लास जो होगी वो 9 PM पे होगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस और प्रोटीन स्टेबिलिटी के क्वेश्चन, जिसमें कि अल्फा हेलिक्स, बीटा फॉर्म, टर्शियरी फॉर्म, क्वाटरनरी फॉर्म से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. और साथ में हम प्रोटीन की स्टेबिलिटी, डिफरेंट फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक, वैन डर वाल फोर्सेस, कोवेलेंट, डाइसल्फाइड सॉल्ट ब्रिजेस, इससे जो भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस या फिर जो प्रोबेबल क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में. ठीक है, कल 9 PM पे होगी हमारी क्लास. ठीक है बच्चों, चलो फिर यहाँ पे क्लास एंड करते हैं. थैंक यू सो मच गाइज. गुड नाइट. टेक केयर ऑल ऑफ यू. सो किसी को डाउट है? एंड करें क्लास को. यू आर वेलकम अनुराधा. चलो, गुड नाइट शुभम. गुड नाइट एवरीवन. टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.